हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मैथ विद सोनी यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं नाइन्थ के इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो नाइन्थ के इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 1 पालमपुर गांव के जरिए जो है हमें गांव की अर्थव्यवस्था के बारे में बताने का कोशिश किया गया है। यानी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके ओवरऑल व्यू समझ लेते हैं। ठीक है, जो हम क्या सब पढ़ने वाले हैं। गांव में क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो है वो कृषि पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से आपको 100 लोग में से 74 यानी 100 लोग में से 74 लोग ऐसे होंगे जो कि जिसका कि जीवन जो है वो कृषि पर ही जिसका जीवन के कृषि पर ही डिपेंडेंट है। यानी कि उसका इनकम जो है वो कृषि से ही आता है, उनका जीवन जो चलता है वो कृषि से ही चलता है। 24 लोग ऐसे हैं जिनके की जीवन जो है किसी अन्य इनकम पे डिपेंडेंट रहता है, लेकिन 27 लोग ऐसे हैं जिसका जीवन की यानी खेती पे यानी कि कृषि पर ही डिपेंडेंट रहता है। पिछले कई सालों में खेती में जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। पहले जो है हम खेती जो करते थे वो हल और बैल से करते थे, लेकिन आज के समय जो है बहुत सारे यानी कि ट्रैक्टर से करते हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं जिसके जरिए कि काम करना आसान हो गया है और उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा कर पाते हैं। ठीक है, तो इससे हुआ कि उत्पादन तो काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन श्रमिक की जगह जो है वो आपको किसने ले लिया, मशीन ने ले लिया है। ठीक है, तो देखिए गांव में जो किसान होते हैं वो 3 तरह के किसान होते हैं। उच्च वर्ग के किसान होते हैं, मध्य वर्ग के किसान और निम्न वर्ग के किसान होते हैं। ठीक है, तो उच्च वर्ग और मध्य वर्ग ये दोनों वर्ग के जो किसान होते हैं इनका तो ठीक है, क्योंकि ये अपने जीवन निर्वाह भी कर लेते हैं और ये इनके पास पैसे भी इतने बचत हो जाते हैं जो कि ये अगले वर्ष के लिए यानी कि अगले फसल भी वो कर पाए। लेकिन निम्न वर्ग के जो किसान होते हैं उनको बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी जीवन निर्वाह सही से नहीं चल पाती है, तो वो अगले फसल कहाँ से कर पाएंगे। ऐसे स्थिति में क्या होता है, उनके पास कम जगह होने की वजह से, कम संसाधन होने की वजह से उनको खेती अगर करना रहता है तो उन्हें गांव के बड़े किसान से या फिर साहूकार वगैरह सबसे कर्ज लेने पड़ते हैं। कर्ज भी काफ़ी महंगा मिलता है क्योंकि ब्याज दर जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है। तो इसी तरह से वो ऐसे धीरे धीरे उनके जीवन शैली जो है वो काफ़ी ख़राब स्थिति हो जाता है, क्योंकि वो कर्ज में ऐसे धीरे धीरे डूबते जाते हैं, इतनी इनकम हो नहीं पाते कि वो कर्ज चुका पाएंगे, तो उसकी स्थिति धीरे धीरे ख़राब होते जाती है और फिर वो क्या करते हैं, दूसरे शहरों में काम करने के लिए पलायन कर जाते हैं। तो यही इसका ओवरव्यू था। और अब जो है इस बुक में हम पढ़ेंगे कि इस बुक में जो है आपको एक गांव के जरिए, वो गांव है पालमपुर के जरिए जो है हमें गांव की अर्थव्यवस्था के बारे में बताने का कोशिश किया गया है। ये एक काल्पनिक गांव है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अब हम जानते हैं। आप अपने पास एनसीईआरटी का बुक रखिए और हम एनसीईआरटी के बुक से ही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पालमपुर एक गांव है। उस गांव में जो आपको 450 परिवार हैं। 450 परिवार में से आपको 80 परिवार ऐसे हैं जो कि उच्च जाति के लोग हैं और उन्हीं के पास ज़्यादातर ज़मीन है। ठीक है, यानी कि कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए ज़्यादातर ज़मीन जो है वो उन्हीं के पास है। 1/3 लोग जो है इस गांव में अनुसूचित जाति के लोग हैं। यानी कि पालमपुर में जो है सड़क, परिवहन, संसाधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का पर्याप्त विकसित तंत्र है। यानी कि कुल मिला के जो जरूरत की चीज़ें होती हैं वो इस गांव में है। और क्योंकि भारत में जो है गांव में खेती उत्पादन का प्रमुख खेती उत्पादन जो है वही प्रमुख गतिविधियां हैं। यानी कि ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग जो है वो खेती पर ही डिपेंडेंट रहते हैं और उसके बाद जो है आपको विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। यानी कि विनिर्माण कार्य भी होते हैं खेती के अलावा, लेकिन उसकी संख्या कम होती है गाँव में। ज़्यादातर लोग जो है वो आपको कृषि ही करते हैं। आगे देखते हैं, आगे है कि आपका उत्पादन का संगठन। उत्पादन करने के लिए हमें क्या सब जरूरत है, भूमि, दूसरा श्रम, भौतिक पूंजी और चौथा मानव पूंजी।
देखिए कोई भी हम उत्पादन करेंगे तो 4 चीज़ें की हमें जरूरत तो होगी, कि सब भूमि का, श्रम का, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। ठीक है, अब हम एक एक करके इसे समझेंगे। ठीक है, उत्पादन करने के लिए भूमि तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, श्रम। जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें आपको श्रमिक तो चाहिए। तो श्रमिक आपको 2 प्रकार की चाहिए, 2 टाइप की श्रमिक चाहिए होगा। एक तो ऐसे जो कि आपको काम करे, दूसरा होना चाहिए कि जो कि पढ़े लिखे हो। 2 टाइप के श्रमिक चाहिए। तीसरा क्या है, भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी क्या होता है, तो भाई भौतिक पूंजी जो है आपको, जैसे कि अगर मान लीजिए हम कि एक कपड़ा मशीन बिठाते हैं, यानी कि हम एक उत्पादन करते हैं जिसमें कि हम कपड़ा तैयार करने का, ठीक है, तो उसमें अगर हम एक कपड़ा तैयार करने का अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए पहले तो हमें भूमि चाहिए होगा जहाँ पे कि हमें बिजनेस करना है, जहाँ पे कि हमें शुरू करना है काम करना। दूसरा क्या चाहिए होगा, श्रमिक कर्म करने के लिए, कुछ पढ़े लिखे, कुछ बस काम करने के लिए। तीसरी क्या है, भौतिक पूंजी। अब हम स्टार्ट करेंगे तो भौतिक पूंजी तो हमें होनी चाहिए, यानी कि मशीन वगैरह तो हमें चाहिए, है ना, मशीन औजार वगैरह, जिससे कि हम कपड़े बनाने का काम कर सके। ठीक है, मशीन चाहिए होगा हमें उससे काम करने के लिए। कोई कंप्यूटर शॉप खोलते हैं या फिर कोई कंप्यूटर सेंटर खोलते हैं तो उसे कंप्यूटर चाहिए होता है। कोई मान लीजिए अगर खेती करेंगे तो उसको थ्रेशर, अगर कोई खेती कर रहे हैं तो उसको थ्रेशर वगैरह चाहिए होगा। तो ठीक है, और पैसे भी तो चाहिए। देखिए मशीन, औजार, भवन, ये सब जो होते हैं इसका आप तो कई वर्षों तक इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अस्थाई पूंजी। यानी कि भौतिक पूंजी में भी 2 प्रकार की पूंजी हो गए, एक हो जाएगा अस्थाई पूंजी और एक हो जाएगा अस्थाई पूंजी। ठीक है, एक हो जाएगा आपका अस्थाई पूंजी और दूसरा हो जाएगा आपका अस्थाई पूंजी। ठीक है, एक हो जाएगा अस्थाई पूंजी, दूसरा हो जाएगा अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए हमें कपड़ा बनवाना है, उसके लिए हमने एक मशीन लिया है। ठीक है, तो मशीन क्या हो जाएगा, वो हमारा अस्थाई पूंजी हो जाएगा, क्योंकि उससे हम कई वर्ष तक काम कर सकते हैं। लेकिन धागा जो खरीदेंगे हम बनाने के लिए, कपड़े तैयार करने के लिए, वो धागा तो खत्म हो जाएगा। तो धागा यानी कि कच्चा माल होगा, तो वो कच्चा माल जो होता है, धागा जो होगा, वो क्या हो जाएगा, अस्थाई पूंजी। चौथा आवश्यकता क्या है, चौथा आवश्यकता है मानव पूंजी। तो भाई ये मानव पूंजी क्या है, सोचिए, आप बताइए कि मानव पूंजी क्या है। देखिए मानव पूंजी क्या है, तो मानव पूंजी एक बहुत बड़ा संसाधन है। ठीक है, मानव पूंजी मतलब दिमाग लगा के काम करना, यानी कि जो काम करना शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस करना शुरू करेंगे, तो मेरे पास इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए ना, कि जो मतलब हम जो मार्केट में कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो वो काम कैसे करना चाहिए, वो हम कहाँ पे सेल करेंगे, कहाँ पे ज़्यादा मेरा बिक्री होगा, कैसे बिक्री होगा, तो कैसे किससे कांटेक्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए मेरे पास नॉलेज ही नहीं हो बिजनेस का, तो हम कैसे कर पाएंगे। फिर तो ये सब, तब तो ये भौतिक पूंजी, श्रम, भूमि, ये होने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये सब रहेगा, मेरे पास खुद की बुद्धि ही नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे। तो यानी कि मानव पूंजी, मानव भी एक अपने आप में पूंजी है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि शॉर्ट में बता सकते हैं कि हमारी जो सोच है, हमारी जो बुद्धि है, ये जो है ये हमारी पूंजी है। ठीक है, यानी कि जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर क्या होता है, एक स्किल सीखते हैं कोई सा भी, तो फिर उसमें हम जाके काम करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पूंजी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मानव पूंजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पालमपुर में खेती की जो भूमि की स्थिति कैसी है। पालमपुर में जो है आपको 75% लोग जो ऐसे हैं जो कि जिसका जीवन की खेती पर ही डिपेंडेंट है। तो ये क्या है कि पालमपुर में समस्त भूमि पर जो है खेती ही की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम में जो है किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं और इन पौधे और पशु के चारे के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद जो है यानी कि अक्टूबर और सितंबर के बीच जो है आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में जो है आपको गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं जो है किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में जो है गन्ने की भी खेती कर लेते हैं, जो कि आपको साल में एक बार कटाई होता है। गन्ना जो है अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में जो है शाहपुर के व्यापार को बेच देते हैं। यानी कि पालमपुर में जो है आपको एक वर्ष में किसान
3 फसल तो उगा ही लेते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम आगे पढ़ेंगे बहुविधि फसल प्रणाली। अब देखिए बहुविधि फसल प्रणाली क्या होता है। देखिए हम जानेंगे बहुविधि फसल प्रणाली के बारे में। 1 मिनट दीजिएगा। बहुविध प्रणाली जो है यानी कि किसी भी जमीन पे एक टुकड़े पे एक टुकड़े पे ही उपज बढ़ाने की सबसे समान प्रणाली है। ठीक है, पालमपुर में जो है सभी किसान कम से कम 2 फसल पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्ष में जो है पिछले 15-20 वर्ष में तीसरे फसल के रूप में आलू भी पैदा कर लेते हैं। उत्पादन बढ़ाने का तरीका जो है वो बहुविधि फसल प्रणाली जो है वो बहुत ही अच्छा है। दूसरा तरीका जो है अधिक उपज के लिए वो खेती में, दूसरा तरीका जो है पहला तो है बहुविधि फसल प्रणाली, दूसरा तरीका जो है अच्छी खेती करने के लिए वो है आपको आधुनिक कृषि विधि। 1960 दशक तक लोग पहले पारंपरिक विधि से ही खेती करते थे। पारंपरिक विधि से मतलब कह सकते हैं आप कि जो मतलब पहले क्या होता था खेती करने में, जो घर में ही जो मतलब जैसे कि खेत में बीज उगाते थे उसी में से रख लिया करते थे और वही बीज जाके फिर खेत में बोते थे। ठीक है, और खाद वगैरह के लिए क्या करते थे, खाद वगैरह के लिए आपको गोबर यूज करते थे जिसमें कि आपको पैसे तो लगते नहीं थे और खुद के घर में जो उपज यानी उपजाते थे चीज़ें यानी मकई या फिर बाजरा जौ, उसी से क्या करते थे बीज के लिए रख लेते थे और अगले बार जब बोना होता था उसी को बो देते थे। ठीक है, तो इसी प्रणाली से पहले खेती चलती थी। लेकिन क्या हुआ 1960 के दशक के बाद 1960 के बाद जो है आपको 1960 के दशक के अंत में जो है आपको हरित क्रांति आया। अब ये हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति जो आपको 1968 में शुरू हुआ था। हरित क्रांति में जो है भारतीय किसान को अधिक उपज वाले बीज HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए गए। अब ये HYV क्या है? HYV मतलब हुआ हाई यील्ड वैरायटी यानी कि उच्च उपज देने वाले बीज। परंपरागत बीजों की तुलना में जो है HY बीज से एक ही पौधे से ज़्यादा अनाज की मात्रा पैदा होने की आशा थी। पारंपरिक तरीके से जो खेती होता था ऐसा संभावना था, ऐसा उम्मीद था कि जो उससे ज़्यादा ये उपज देगा। ठीक है, लेकिन क्या था कि इस उपज के लिए जो है आपको अधिक मात्रा में पानी की जरूरत थी, क्योंकि पहले का तरीका से जो मतलब खेती होता था उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, नहीं ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत होती था और उपज भी कम ही होता था। लेकिन HYV बीज जो है ये आपको इसके लिए आपको ज़्यादा खाद की ज़रूरत है यानी ज़्यादा उर्वरक की भी ज़रूरत है और ज़्यादा इसे पानी की भी ज़रूरत है। भारत में जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके का सबसे पहला प्रयोग किया। यानी कहना है कि आधुनिक तरीके से जो है किसान खेती करना पहले कहाँ पे शुरू किया? पंजाब में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इन्होंने ही पहले ट्राई किया HYV बीज को। HY बीज में जो है आपको रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक का भी प्रयोग किया गया और कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहने की मशीन भी खरीदे। मतलब वो तो जिसके पास जितने पैसे उस हिसाब से अपना साधन खरीदे गए और उस हिसाब से अपना काम किए। उसको मजदूर कम लगते होंगे जो कि ये सब मशीनों का ज़्यादा उपयोग करेंगे और मशीनों से काम जल्दी होता है। पालमपुर में जो है पारंपरिक बीज के गेहूं के उपज से जो है 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जबकि HY बीज जो है उसका उपज जो है 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसान के पास जो है बाजार में बेचने का अवशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा हुई, यानी कि गेहूं की वृद्धि जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। पारंपरिक तरीके से 1300 ही प्रति हेक्टेयर होता था और लेकिन 1300 ही किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता था। वहीं पे HYV बीज का उपयोग करने से क्या हुआ
3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया, यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन बात एक और है कि किसी चीज़ के फायदे भी होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। हरित क्रांति आने के बाद जो है आपको इसके कुछ फायदे भी हुए तो कुछ इसके नुकसान भी देखने को मिला, ठीक है। तो अब वो नुकसान क्या था ये सब हम जान लेते हैं। नुकसान ये था कि हरित क्रांति के कारण उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई और इसके अतिरिक्त जो है नलकूप के सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गई। मिट्टी की उर्वरकता और भूमि जल जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। इनका कहने का मतलब है कि जो जब हरित क्रांति शुरू हुआ तो उसके बाद उपज में तो वृद्धि हुई, उपज तो काफ़ी बढ़े, लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ जब रासायनिक उर्वरक के उपयोग होने लगा तो हमारे मिट्टी का उर्वरकता जो है यानी कि मिट्टी का उर्वरक जो है वो कम होने लगा, यानी कि वो खराब होने लगा। और भौम जल यानी कि मिट्टी का जो जमीन यानी कि मिट्टी का जो जल स्तर है उसमें भी कमी देखने को मिला, ठीक है। जो नलकूप वगैरह यूज होने लगा तो उसमें भी मिट्टी यानी कि भूजल में भी कमी देखने को मिला, जो कि यानी कि मिट्टी की उर्वरकता बनने में काफ़ी समय लगता है और एक बार जब नष्ट हो जाता है तो उसे बनना काफ़ी मुश्किल होता है। तो कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें जो है पर्यावरण का भी ध्यान तो रखना ही चाहिए। तो आप देखते होंगे कि क्या होता है कि आज के समय में क्योंकि मिट्टी का उर्वरक जो वो कम हो गया तो अब क्या होता है, जो लोग ज़्यादा उपज पाने के लिए पहले के जैसे उपज पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उर्वरक का यूज करने लगे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का यूज होने लगा है, जिससे कि उपज अच्छी है। इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, मिट्टी का गुणवत्ता जो है यानी उर्वरक जो है वो खराब होते जा रहा है। तो ये कुछ नुकसान था हरित क्रांति आने के बाद। कुछ फायदे हैं किसी चीज़ का तो कुछ नुकसान भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पालमपुर के किसान में भूमि किस प्रकार वितरित है, ठीक है। देखिए पालमपुर गांव में 450 परिवार हैं, जिसमें कि एक यानी कि 150 परिवार के पास जो है खेती के लिए भूमि नहीं है। अधिकांशतः दलित हैं। काफ़ी परिवार में से 240 परिवार जिनके पास जो है भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़े पर खेती करने के किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती, यानी इसका कहना है कि 450 में से जो है वो आपको 150 लोग ऐसे हैं जिसको कि ज़मीन तो नहीं है, 240 लोग ऐसे हैं जिसको कि 2 हेक्टेयर से कम ही ज़मीन है, तो वो ज़मीन इनफ नहीं होता है। तो यहाँ पे एक कहानी बताया गया है आपको 1960 के दशक के कि जो एक गोविंद नाम का आदमी था, हाँ गोविंद नाम का आदमी था, उसको 2.25 हेक्टेयर ज़मीन था, लेकिन उसके बाद उसके पास 3 पुत्र थे और वो एक भैंस रखता था, उससे अपना जीवन यापन करता था। और लेकिन उसके बाद जब वो मर गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी ज़मीन जो है तीनों पुत्र में बट गया। तीनों पुत्र में जब बट गया तो तीनों पुत्र में जब बटा तो उसको ज़मीन कितना हुआ 0.75 हेक्टेयर। तो क्या हुआ, देखिए आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि जो क्या हो रहा है, ज़मीन तो उतना ही है लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, ज़मीन लोगों को कम मिलते जा रहा है, कम होते जा रहा है क्योंकि वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ज़मीन तो कम होने लगा लेकिन लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें उपज अधिक कैसे होगा। तो इसी के लिए जो है आपको क्या हुआ, हरित क्रांति जो काफ़ी मदद किया, इससे क्या हुआ कि लोगों को काफ़ी उपज मिल पा रहा था और इससे लोगों की जीवन यापन ठीक ठाक चलने लगी थी। 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन, 10 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर ऐसा ज़मीन बहुत कम लोगों के पास होता था। ऐसा पालमपुर के भी कहानी में है, हमारे गांव में भी ऐसा होता है। जो किसी के पास ही ज़्यादा ज़मीन होते हैं, बहुत किसान ऐसे हैं जिसके पास भी बहुत कम ज़मीन होते हैं, वो किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। वही बात है कि कि बहुत सारे लोगों के पास कम ज़मीन होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिसको 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन होते हैं। तो जिसमें कि यानी कि 3 वर्ग के लोग हैं। हम बताए थे कि पहले भी बात हुआ था कि कृषि भी है 3 वर्ग के हैं, उच्च वर्ग के, मध्य वर्ग के और निम्न वर्ग के। तो 2 वर्ग का लोग जो है इनका जीवन यापन तो ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन निम्न वर्ग के लोग जो उनका जीवन यापन
भी सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। उनके बाद भी उनको मजदूरी करना पड़ता है। निम्न लोग के वर्ग के लोग जो होते हैं या फिर जिसके पास ज़मीन नहीं होते तो वो क्या करते हैं, तो वो मजदूरी करते हैं, ठीक है। तो उनके पास क्या, तो वो जो मजदूरी करते हैं, जो बड़े किसान है उसके खेतों में जाके, तो उनको क्या होता है, या तो रोज़ का पैसा मिलता है, पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है, उनकी मजदूरी दिया जाता है, या फिर उसको क्या करते हैं, खाना दे दिया जाता है उसके बदले में, या फिर कम पैसे में काम कराया जाता है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसे उचित मजदूरी नहीं मिलता है। वहीं यहाँ पे आपको डाला है और रामकली है, ये दोनों चर्चा कर रहे हैं आपस में। डाला जो है वो पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब क्या है कि उसके पास ज़मीन नहीं है, वो श्रमिक ही है। तो उसके पास क्या श्रमिक है, तो ये हम कह सकते हैं कि खेतों में रोज़ काम तो नहीं मिलता है, ठीक है। तो उनको काम तो उसको लगातार ढूंढना पड़ता होगा, है ना, लगातार उसे काम करना पड़ रहा होगा। लेकिन खेत में तो पर डे काम नहीं होता है ना, वो तो सीजनेबल होता है। सरकार द्वारा निर्धारित किया गया 300 रुपया न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया। लेकिन क्या है कि यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा कंपटीशन है, यानी कि पालमपुर में कंपटीशन इन सेंस ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं जो वो कम पैसे में भी श्रमिक करने के लिए, यानी कि श्रम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। वो क्योंकि एक अगर नहीं करेगा दूसरा कहेगा ठीक है भाई चलो हम कर देंगे, कितना पैसा दोगे, 160 दोगे, ठीक है चलो हम कर देते हैं। क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, तो वो क्या है कि वो कम पैसे में भी लोग काम करने के लिए वहाँ पे रेडी हो जाते हैं, ठीक है। काम देने वाले लोग कम हैं, यानी और करने वाले लोग काफ़ी हैं, मजदूर काफ़ी हैं, यानी श्रमिक काफ़ी है, ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन काम जो है वो कम है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे कम पैसे में भी काम करवा लिया जाता है। 160 रुपये में, यानी कि 300 रुपया निर्धारित है, लेकिन 160 रुपये में भी लोग काम करने के लिए रेडी है। आधुनिक तरीके के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिकांश छोटे किसान को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसान से या गांव के साहूकार से या खेती के लिए भिन्न आगतों की पूर्ति करने के लिए व्यापार से कर्ज लेते हैं। यानी कि इनका कहना है, सेम बात हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पे, कि जो बड़े किसान होते हैं उसके पास पूंजी तो होते हैं, वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे किसान होते हैं उसके पास पूंजी नहीं होती है, कम होती है, ऐसा कह सकते हैं। तो उन्हें क्या होता है, कर्ज वगैरह लेना पड़ता है। तो वही इसी पे आपको यहाँ पे एक कहानी बताया गया है, सविता की कहानी। सविता के बारे में यहाँ पे बात हुआ है, जो ठीक है, सविता नाम की एक सविता एक लघु कृषक है। इसको जो है आपको अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर जो है गेहूँ पैदा करने का योजना बना रही है, यानी कि ये अपने ज़मीन पे गेहूँ पैदा करने के लिए, गेहूँ उपजाने के लिए सोच रही है। लेकिन इनके पास जो है भाई साहब पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये सोच रही है कि हम किसी से कर्ज ले ले, ठीक है। कर्ज इसको कितना चाहिए, तो इनको 3000 रुपया कर्ज चाहिए इनको 3000 रुपया कर्ज चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि तेजपाल सिंह से कर्ज मांगा। तेजपाल सिंह भाई ने 24% पे से कर्ज दिया। समझ रहे हैं कितने महंगे हैं, 24% पे से कर्ज दिया। साथ में ये भी कहा कि तुम्हें मेरे खेत में मजदूरी करनी होगी, वो भी कितने पे भाई, 100 रुपया पे। 100 रुपया पे क्या उसको मजदूरी करना होगा, ठीक है। सविता समझ रही हैं कि ये तो बहुत कम पैसा है, या फिर हम समझ रहे हैं कि मजदूरी तो काफ़ी कम है, लेकिन उसको काम तो करना है। लेकिन जब फसल कटाई के समय आते हैं तो क्या कहते हैं, काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही सीजन में सबकी कटाई होती है। तो सविता जो खुद की खेती करेगी, उसको खुद का भी, उसके पास 3 बच्चे भी हैं, उसे घर भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, खुद की भी कटाई करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे मजदूर है, छोटे किसान है कह सकते हैं। तो वो खुद से ही अपना खुद की भी खेत की कटाई करें, उसके बाद उसको जो है, यानी कि उसके साहूकार जो है, यानी कि उसके जो जिससे कर्ज लिया है तेजपाल, उसके भी खेत की कटाई वगैरह करना होगा, ठीक है। तो उसको पता है, सविता को पता है कि छोटे किसान, यानी कि छोटे किसान जो होते हैं, इसे कर्जा मिलना तो बहुत ही मुश्किल होता है, उसे मुश्किल से कर्जा मिलता है। तो उसे मिला, तो इसलिए वो उसे खेतों में भी जाके काम तो करेगी। हाँ, अब है कि पालमपुर में गैर कृषि 75% लोग जो हैं पालमपुर में आपको खेती करते हैं, 25% लोग हैं जो कि आपको गैर कृषि का, यानी कि कृषि के अलावा वर्ग काम करते हैं, ठीक है। विनिर्माण का काम करते हैं, या फिर आपको परिवहन का काम करते हैं, तेजी से विकास परिवहन का काम करते हैं, या फिर दुकानदारी का काम करते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 3 सेक्टर होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, ठीक है। प्राथमिक में तो आता है आपको कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब जो है आपको प्राथमिक सेक्टर में आ जाता है।
तो कृषि यानी कि पालमपुर गांव में जो है आपको 75% लोग जो है वो तो कृषि पे आधारित है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, अब द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में यानी द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में कुछ लोग हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक की अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए कि आलू है आपके घर में, ठीक है, आलू उपजाया गया है, किसान ने आलू उपजाया और उसे जो है आप वो कच्चा माल है उसे तैयार कर लिया, यानी कि उसका चिप्स बना दिया जाए और उसे चिप्स बना दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, कच्चा माल को आप तैयार कर लिए, वो हो जाएगा आपका द्वितीय। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में वो आ जाएगा। तो वो भी कुछ लोग द्वितीय श्रेणी में भी यहाँ पे काम करती हैं। तृतीय श्रेणी में क्या होता है, तृतीय श्रेणी क्या होता है कि इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवा का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि व्यापार, होटल, परिवहन। द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में भी कुछ लोग काम करते हैं। यानी कि कुल मिला के हम क्या समझे कि इस चैप्टर में कि अगर गांव में भी चीज़ें बढ़ा दिया जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि शहर से उनके गांव के सड़क को जोड़ दिया जाए। वैसे ये तो काल्पनिक गांव था, इसमें तो सब कुछ था, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। हमारे गांव में तो ऐसा नहीं है, सब कुछ तो नहीं है, तो ऐसा लेकिन बहुत कम मिलता है। सारे गांव में सब कुछ, लेकिन कहीं कहीं होता भी है जो उसमें कि छोटे छोटे चीज़ें ज़रूरत की होती है। लेकिन आप देखते हैं कि उस गांव का विकास ज़्यादा होता है, उस गांव का आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छा होता है जो कि शहर से कनेक्ट रहता है, जिसका कि रास्ता जो वो शहर से कनेक्ट रहता है, उसका स्थिति थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि गाँव में भी अगर सारे कुछ उपलब्ध हो जाए, ठीक है, सड़क अच्छे से बन जाए और उसके बाद वहाँ पे भी स्कूल वगैरह अच्छा हो, अस्पताल हो, बिजली प्रॉपर आते हो, तो यानी कि सब कुछ, तो गांव का भी स्थिति अच्छा हो सकता है। गांव में भी यानी कि गांव में भी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का काम अच्छे से हो सकता है, यानी कि गांव में भी लोग दूसरा काम भी कर पाएंगे कृषि के अलावा। तो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पालमपुर की कहानी खत्म होती है। अब हम मिलते हैं आपसे दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लास पसंद आए तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें।